मैं कंप्यूटर पर भरोसा करता हूँ और कभी ये चेक नहीं रहता कि मेल उसे ही गया है जिसे मैं भेजना चाहता था या नहीं। मैं काहिल हूँ। कई बार मैं इसकी परवाह नहीं करता और बदले में मुझे हास्यास्पद जवाब मिलते हैं। लेकिन एक बार ऐसी ही मामूली सी चूक से व्यवसाय में मुझे $1.5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मैं 2 कंपनियों में कई वर्षों की कंसल्टिंग कर रहा था। दोनों में कॉन्टैक्ट नाम एक ही थे। चलिए उन्हें विम का नाम दे देते हैं। इनमें से एक विम मौजूदा क्लाइंट था जिसे हम विम ए कहेंगे और दूसरे से आगे चलकर काम मिलने की उम्मीद थी, इसे विम बी कहेंगे। दोनों को एक ही प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए थी। मैंने विम ए को किफ़ायती दर बताई क्योंकि वे पुराना विश्वासी कस्टमर था। हालांकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट विम ए को भेजने के बजाय विम बी को भेज दिया। इस बार ये मासूम गलती नहीं थी। विम बी ने मेरा पहले वाला वास्तव देखा था जिसमें दर काफ़ी अधिक थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने विम ए को कम दर का प्रपोजल दिया था तो वे नाराज़ हो गया। उसे अपने किफ़ायती दर क्यों दी? क्या आप इसी तरह बिजनेस करते हैं? फिर उसने हमारे साथ बिजनेस ही नहीं करने का फैसला किया। इस घटना से मैंने 3 चीज़ें सीखी। हमेशा 2 बार चेक करो। छोटी चीज़ें बाद में बड़ी समस्या बना सकती हैं। किसी के साथ पक्षपात ना करो। ये पूछने का कोई मतलब नहीं है कि ये गलती मैंने क्यों की या मैं ईमेल भेजने के मामले में हमेशा लापरवाह क्यों हूँ। मैं सुस्त था और गलत भी। अपनी गलती को न्याय संगत कहना भी ठीक नहीं। कभी भी महत्वपूर्ण बातों को ये कहकर नज़रअंदाज मत कीजिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप रोज़ आराम करें या फिर अपनी किताब, रिपोर्ट या फिल्म को नज़रअंदाज करें। बात यहाँ ये है कि आपको काम को परफेक्ट ढंग से ना करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, परफेक्शन प्राप्त करने की चिंता ना कीजिए। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। अक्सर लोग इसके उलट करते हैं। वास्तव में हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे काम के बारे में क्या सोचेंगे। कुछ भी हो, जब आप अड़चनों, चुनौतियों या गलतियों का सामना करते हैं तो क्यों पूछने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय ये सोचिए आप उन चीज़ों को ठीक करने या होने से कैसे रोक सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। और विस्तार से सोचें। मैंने एक छोटी सी डिटेल को नज़रअंदाज कर दिया जिसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इससे बिज़नेस का जो नुकसान हुआ उसके मुकाबले कहीं अधिक सीखा। डिटेल बिज़नेस, काम, खेल, कला और आमतौर पर जीवन में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द डिटेल इज़ द इन डिटेल। विस्तार में पेच है। ये मेरा प्रिय वाक्य है, लेकिन पहले मैंने कभी इस सलाह को आप पालन नहीं किया। इसका मुख्य कारण मेरी हड़बड़ी वाली आदत थी। मैं हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता था। ईमेल भेजना, फ़ोन करना, रिपोर्ट लिखना, असाइनमेंट तैयार करना, लेख लिखना, इसी तरह की और चीज़ें। मैं सोचता था कि असली चीज़ है काम को पूरा करना। मैं गलत था, क्योंकि बाहर से चीज़ें आसान लगती हैं जब तक कि आप उन्हें करना शुरू ना करें। इस किताब को लिखने में मुझे 15 महीने लगे। मैंने अनगिनत घंटे इस विषय पर रिसर्च करने में लगाए। लिखने, संपादन, काट छाट करने, थोड़ा और लिखने और फिर से संपादन करने में भी मैंने घंटों खर्च किए और यही सब कई बार किया। मैंने किताब का शीर्षक भी 3 बार बदला। सब टाइटल इससे अधिक बार बदले। पहला शीर्षक द आर्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी थी। शुरू में ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अपना सा था, लेकिन जब मैंने सोचने पर किताब लिखना शुरू किया तो मैंने अपनी किताब में भी सोचने के तरीके को अपनाया। द आर्ट ऑफ के क्या मायने हैं? मुझे कोई अच्छा उत्तर नहीं मिला। मुझे इशारा मिल गया कि मुझे टाइटल बदलना चाहिए। आपको मालूम है मज़ेदार बात क्या है? मैंने दूसरी टाइटल दी द पावर ऑफ प्रैग्मेटिक थिंकिंग। एक जीनियस की तरह मुझे ये दूसरा जेनरिक सामान्य शीर्षक सूझा जो कि पहले वाले से लंबा था। क्या आप जानते हैं कि कितने शीर्षक द पावर ऑफ से शुरू होते हैं? गुड रीड पर एक क्लिक में द पावर ऑफ बुक टाइटल के 83895 परिणाम मिले। किसी टाइटल के सब टाइटल के लिए ये संख्या काफ़ी बड़ी है। किताब लिखने के बारे में एक चीज़ मैंने जानी है, वे है आपको किसी न किसी तरह से अलग दिखना है। कोई भी थिंकिंग के बारे में लिखी गई किताब पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय शायद आपने ये किताब इसलिए चुनेंगे क्योंकि आपको इसमें कुछ अलग मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन मेरे विचार पहले वाले शीर्षकों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे आपको लगता कि इसमें कुछ अलग है। थिंक स्ट्रेट सुलझी सोच के प्रकाशन से 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी साइट और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार शुरू कर दिया और तुरंत ही मेरे पाठक काफ़ी उत्साहित नजर आने लगे। जल्दी ही मुझे ऐसे ईमेल दिखाई देने लगे। मुझे बेसब्री से किताब का इंतज़ार है। शाबाश, आपकी किताब पढ़ने को उत्सुक हूँ। आप वायदे के कितने पक्के हैं? मैं थिंक स्ट्रेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने पाठकों से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उपयुक्त शीर्षक लगाने पर काफ़ी समय खर्च करता हूँ। उस समय तक किसी ने पुस्तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन टाइटल देखकर ही पाठक उत्सुक थे और यही मेरा लक्ष्य था। लॉन्च के पहले सभी ईमेल करने वालों को मेरा जवाब था, मुझे उम्मीद है मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा।
विस्तार में सोचना अपने काम को करने से कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप लेखक हैं तो जहाँ तक संभव हो आपका एक बढ़िया किताब लिखनी है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपका काम यथासंभव उत्तम डिज़ाइन बनाना है। आप लेखन में इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ एक किताब लिखें और ये काम छोड़ दें, या आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और उत्तम डिज़ाइन बनाएं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपका काम यथासंभव उत्तम डिज़ाइन बनाना है। आप लेखन में इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ एक किताब लिखें और ये काम छोड़ दें, या आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करें या रिटायर्ड हो जाएं। अगर आप अपना विकास वित्तीय, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से चाहते हैं तो आपको हमेशा विस्तार में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप काम अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो डिटेल्स को कभी नज़रअंदाज ना कीजिए, कम करके ना किए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा है, आप इस काम को करें ही नहीं। सोच को इक्वेशन से बाहर निकालें। मैं इन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता जो सिर्फ सोचते और करते नहीं। दरअसल मेरे सोचने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं इससे कुछ ज़्यादा प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। इसलिए मैं किसी औसत दिन के बारे में नहीं सोचता। विरोधाभास लगता है ना? आप कह रहे हैं कि अच्छा सोचो, लेकिन अब आप कहते हैं कि आप खुद ही कम सोच रहे हैं। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अपनी सोच की गुणवत्ता बढ़ाइए ताकि आपके कार्यों की गुणवत्ता बढ़े, और हमेशा असंतुलन रखिए। कार्य अधिक सोच कम। कार्य सोच ये सुनिश्चित करने के लिए आप ज़्यादा काम करिए, अपनी आदतों पर भरोसा कीजिए, व्यायाम को ही लीजिए। मैं हमेशा अपने आप को शेप में रखने के लिए पूरे जीवन कोशिश करता रहा और मेरे वज़न कई सालों तक काफ़ी ज़्यादा रहा। मैं व्यायाम और डाइट को लेकर हमेशा उधेड़-बुन क्या करता था। दौड़ने जाऊँ या जिम ज्वाइन करूँ, आज से चिप्स खा लूँ, कल से जिम खा जाऊँगा। हफ्ते के किन दिनों में मुझे कसरत करनी चाहिए? सोम, मंगल, बुध या शायद मंगल और बृहस्पतिवार। ये बहुत ही बेकार की सोच है। इसके बजाय मैंने कुछ बेसिक रूल बनाए। एक दिन में कम से कम 30 मिनट की कसरत प्रतिदिन। अपने आप को थका मत डालिए। बहुत ज़्यादा कसरत नहीं, स्वास्थ्य पर भोजन करें, जंक फूड नहीं। ली जाने वाली कैलोरी जलाई गई कैलोरी से अधिक ना हो। इस बात पर नज़र रखें कि आप खाते क्या हैं और कसरत कितनी करते हैं। जब आप कुछ नियमों को एक साथ जोड़ लेंगे तो एक सिस्टम बन जाता है, और सिस्टम सोच के आपके इक्वेशन से बाहर निकालने में मदद देता है। सोचना आपको तभी पड़ेगा जब सिस्टम आपकी सोच के मुताबिक परिणाम नहीं देता। यदि हमारा सिस्टम हमें बुरा महसूस करवाता है तो इससे हमारा वज़न बढ़ता है, तो हमें सोचना पड़ेगा। सिस्टम अगर काम भी कर रहा हो तो भी कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा सिस्टम को बदलने या इसमें सुधार की बात सोचता रहता हूँ। पछतावों के साथ ना जिएं। मेरा बचपन हमेशा मेरी दादी के साथ गुजरा। वे बहुत दयालु थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही दयालु, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए थे, अपने माता पिता, भाई बहनों, पति और बाद में अपने बच्चों के लिए भी। ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप दिए बिना परिवार के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने और मिलजुल कर रहने की बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनका सबसे बड़ा त्याग था अपने जीवन का आखिरी हिस्सा पैतृक देश ईरान में ना रहकर नीदरलैंड्स में गुजारना। जहाँ तक मुझे याद है वे हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें किया करती थी, और ख़ासकर जीवन के कुछ आखिरी सालों में पछतावे के कारण वे लगभग हर रोज़ रोया करती थी। अच्छी बात ये थी कि मेरे माता पिता, मेरा भाई और मैं अक्सर उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनकी हंसी में भी उनका पछतावा दिखाई देता था। ये पछतावा हमेशा उनके साथ रहा। मैंने दादी से बहुत कुछ सीखा, खासकर दया और पारिवारिक मूल्य, लेकिन उनसे जो सबसे अहम सीख मुझे मिली वे है, आपने जीवन में जो भी किया उसका पछतावा मन में कभी मत पालें, बल्कि जो आपने नहीं किया उसका पश्चाताप करें। और 2015 में दादी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तय किया कि चाहे जो हो, इस सीख को जीवन में उतारना है। उदाहरण के लिए मैं हमेशा पूरी दुनिया घूमना और नए नए शहरों में रहना चाहता था। मुझे पता है कि ये मेरा कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उन्हें आज़ाद ज़िंदगी और कुछ नया तलाशने का आइडिया बहुत पसंद है। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि इस तरह की सोच पॉप कल्चर से आती है। बहुत सारे लोग जैक केराक और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, जो अपने घुमक्कड़पन के लिए जाने जाते हैं, और अब के युवा सोशल मीडिया की जानी मानी हस्तियों से प्रेरित हैं, जो पूरी दुनिया घूमते हैं और अपने अनुभव अपने इंस्टाग्राम फीड पर साझा करते हैं। माध्यम भले ही बदल गया हो, लेकिन दूसरी जगहों पर यात्रा करने और अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटने की ललक नहीं बदली है। हालांकि ये जीवन शैली सब पर लागू नहीं हो सकती है, लेकिन घूमना शुरू करने से पहले तक मुझे ये पता नहीं था मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जीवन में कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए उनका अनुभव ज़रूर लेना चाहिए। उद्यमिता की शुरुआत किए बिना पता नहीं चलेगा कि उद्यमी बनना क्या होता है।
आप बिज़नेस की सारी किताबें पढ़ डालें और उद्यमिता पर चाहे कितने वीडियो देख डालें, लेकिन वे सब कुछ आपको एक उद्यमी नहीं बना सकता, कभी नहीं। आप किसी और का जीवन जीने लगेंगे। अच्छे पैसे देने वाली मगर ज़िंदगी को दुखी बनाने वाली नौकरी करने के बजाय मैं चावल और बीन्स खाना बहुत पसंद करूँगा, ताकि वे काम कर सकूँ जो मुझे अच्छा लगता है। दिन के अंत में यही आपका जीवन है। दिल की बात सुनना है एकमात्र तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने आप के साथ जी सकते हैं। इसलिए बस ये देखें कि आप सीधा सोच पा रहे हैं, ताकि अंततः उस सोच पर अमल कर सकें। कभी पीछे मुड़कर ना देखें। मैं जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ। मैं कभी गुजरे हुए समय के बारे में नहीं सोचता। मैं कभी पिछले फ़ोटोग्राफ्स पर समय नहीं गुजारता हूँ। कभी फ़ोटोग्राफ्स लेने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान में पूरी तरह से व्यस्त हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने गुजरे हुए समय में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी पास्ट टेंस भूतकाल में गुजारते हैं। सामने मौजूद पल को एंजॉय करने के बजाय वे अपने फ़ोन में तस्वीरें उतारने में लगे रहते हैं। ज़िंदगी को लेंस के ज़रिए जीने के बजाय मैं हमेशा वर्तमान पल में मौजूद रहना पसंद करता हूँ। लेकिन पूरी ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा करने में मैं 100% सफल नहीं हो पाता। हालांकि मैं अभी के समय में ही जीने का इरादा रखता हूँ और जानता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन क्योंकि अपने गुजरे हर हुए समय को दोबारा जीने की अच्छा मुझ में नहीं रही। मैं मौजूदा पल को ही एंजॉय करने में डूबा रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं परिवार की तस्वीरें लेता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं ये नहीं करता कि घूम घूम कर हज़ारों तस्वीरें लेता रहूँ और पलट कर उन्हें कभी ना देखूँ। ज़रा सोचें, क्या आपके पास इतना समय होता है कि मुड़कर कभी अपनी यादों को देखें? आपके पास कितने पुराने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हैं? आपके ऐसे कितने पुराने दस्तावेज़, डिप्लोमा यादगारें और इस तरह की चीज़ें जुटा रखी हैं जिनसे आपको अपना गुज़रा हुआ समय याद आए? अगर आपको अपने गुज़रे हुए समय को छोड़ने की तकलीफ़ हो रही है, तो मैं आपको ये काम आसान कर देता हूँ। आप ये कभी ना करें। सालों से अपने डेस्क के ड्रॉअर में पड़े अपने सबसे पहले आईफ़ोन का इस्तेमाल, पिछले वीकेंड में दोस्तों के साथ हुई ट्रिप के वीडियोज़ को एडिट करना, अपने स्कूल के समय के पेपर्स, निबंध और गेट्स को देखना, स्टोर में पड़े अपने पुराने कपड़ों को पहनना, ऐसी किसी चीज़ के साथ कुछ करना जो आपको अपनी पहली डेट की याद दिलाए। जब हम अपने गुजरे हुए वक्त से जुड़ी चीज़ों से खुद को जोड़े रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें मौजूदा समय में जीने से रोकती हैं। पीछे मुड़कर गुजरे हुए समय को देखने का एक ही फ़ायदा मुझे समझ आता है, वो है सीखना। गुजरे हुए समय से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मुझे डायरी लिखना पसंद है। मैं अक्सर अपनी डायरी में दर्ज पुरानी बातों को पढ़ता हूँ, ताकि उस समय के अपने थॉट प्रोसेस, विचारों को समझ सकूँ। खासकर उस समय जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी। मैंने पीछे जाकर समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। उदाहरण के लिए साल 2017 में 2 साल तक नियमित ब्लॉगिंग करने और 22,000 लोगों की सदस्यता वाला न्यूज़लेटर निकालने के बाद मैंने पेड मेंबरशिप वाली एक साइट शुरू करने का फ़ैसला किया। साइट शुरू करने के पहले मैंने काफ़ी सोच विचार किया। मैं कुछ इस ढंग से सोच रहा था, अगर हर महीने मुझे एक मेंबर से $5 का सहयोग मिल जाए तो मैं बड़े आराम से लेखक करके और ट्रेनिंग देकर अपना गुजारा कर सकता हूँ और दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। दूसरी ओर पैसे से सहयोग करने वाले सदस्यों को मुझसे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये एक फ़ायदे का सौदा होगा। कैल्विन कैली के लेख 1000 सच्चे प्रशंसक के कारण मुझे 1000 की संख्या ठीक लगी। मैंने इस बारे में काफ़ी पढ़ा कि दूसरे ब्लॉगर्स ने अपनी मेंबरशिप साइट कैसे शुरू की। कागज़ पर तो वे सब कुछ अच्छा लग रहा था और इसके पहले मैंने सैकड़ों ऑनलाइन कोर्सेज बेचे थे, इसलिए मुझे पता था कि लोग मेरा काम पसंद करते हैं, लेकिन चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई। 1 महीने के बाद 78 लोगों ने मेंबर ली। 6 हफ्ते के बाद मैंने मेंबरशिप साइट बंद कर दी। मेरे बहुत से दोस्तों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि पेड मेंबर्स ने भी कहा कि मैंने इसे बंद करने की जल्दी की। हो सकता है ये बात सही हो। मैं उस तरह का इंसान नहीं जो चीज़ों को उस समय छोड़ दे जब उन्हें करना मुश्किल हो। मैंने अपने जीवन के 5-6 सालों में उस समय अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में कई बार सोचा। जब मुझे 2 डिग्रियां मिलने वाली थी, मैं कई बार अपनी फैमिली बिजनेस छोड़ने के बारे में भी सोचा, क्योंकि उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। इसलिए मैंने अपनी मेंबरशिप साइट बंद कर दी, क्योंकि मैंने इस बारे में बिल्कुल सीधा सोचा। इस हिसाब से तो मुझे 1000 पेड मेंबर्स मिलने में 12 महीने लगेंगे। इसके अलावा पहले ही महीने में आधे दर्जन लोगों ने अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। अगर कैंसिल को भी जोड़ लूँ तो शायद और समय लगेगा। यही नहीं, पिछले 6 हफ्तों में मैं खुद पर अपने पेड मेंबर्स को कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देने की जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। मैं चाहता था कि इस मेंबरशिप में उन्हें सचमुच कुछ हासिल हो। ये दबाव मेरे लिए बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि उस पैसे को मैं अपनी फैमिली बिजनेस या अपनी कोचिंग को बढ़ाने में लगा सकता था। कुल मिलाकर एक मेंबरशिप साइट मेरे लिए सही चीज़ नहीं थी। 1000
बट 78 का सीधा सादा हिसाब करने के बदले मैंने उस बारे में और सोचा जो लोग जुड़ चुके हैं, उन्हें कैसे टिकाए रखा जा सकता है, इसके लिए कितना काम करना पड़ रहा है, अपने लक्ष्य को पाने की दूसरी तरकीब क्या हो सकती है। दूसरों की मदद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपना गुजारा चलाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसलिए 6 हफ्तों के बाद मैंने अपनी मेंबरशिप साइट बंद कर दी। अगर चीज़ें ठीक तरह से काम ना करें तो इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। एक फ़ैसला लें, उस पर टिके रहें और आगे बढ़ें, और पीछे देखें भी तो सिर्फ सीखने के लिए। जब मैं पीछे मुड़कर मेंबरशिप साइट शुरू करने के अपने उस प्रयोग के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने अपना कितना समय बर्बाद होने से बचा सकता था। मुझे मेंबरशिप एरिया बनाने, कंटेंट तैयार करने, कॉपी लिखने जैसे कामों में लगभग 3 महीनों का समय लगा। शुरू करने के पहले मुझे पता था कि मेंबरशिप साइट शुरू करने में समय लगता है। डिटेल्स वाला मेरा चैप्टर याद है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो या तो उसे अच्छे से करें या बिल्कुल ही ना करें। मेरे इस वाले उदाहरण में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा समय उस अपने फैमिली बिजनेस को चलाने, लेख लिखने, कोर्सेज तैयार करने और कंसल्टिंग पर खर्च हो रहा था। पीछे मुड़कर देखने से मुझे यही समझ में आता है कि मैं जीवन के हर पहलू से जुड़े सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूँ। इसलिए पीछे मुड़कर ज़रूर देखें, मगर बहुत देर तक नहीं। आपके आगे वर्तमान है। समय का सदुपयोग करें। समय सीमित है। देर सवेर हम सबको ये बात समझ में आ ही जाती है। ये बात जब हमें समझ में आती है तो हम समय खर्च करने के ढंग को लेकर बहुत चौकन्ने होने लगते हैं। सोच एक दो-धारी तलवार है। ये एक ओर तो आपकी मदद कर सकती है, मगर दूसरी ओर आपको बर्बाद भी कर सकती है। आपको परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपनी सोच का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। आपका दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। इस किताब में मैंने शेयर किया है कि अपने दिमाग को बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना मैंने कैसे सीखा। कभी कभी आपको अलग ढंग से सोचना पड़ता है और कभी कभी सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ता है। अब आपको तय करना है कि किस समय कौन सा तरीका अपनाया जाए। आप जो भी करें, सोचने में बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद करें, क्योंकि ऐसा करना समय की बर्बादी है। दिन के अंत में आपकी सोच बेईमानी कही जाएगी अगर उसे अमल में ना लाएं। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, एक्शन सोच के पीछे पीछे चलता है। प्रभावी सोच, प्रभावी एक्शन। अपनी बात को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से प्रभावी सोचों की एक लिस्ट बनाई है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अपने करियर और बिजनेस को बढ़ाना, अपने भविष्य की कल्पना करना, नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, समस्याओं को सुलझाना, अपने परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ मज़े करना। ये काम उतना टेढ़ा भी नहीं है, हालांकि सोचने के इस ढंग पर टिके रहना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत काम भी करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर आप बहुत प्रैक्टिकल थिंकर बन जाएंगे। किसी भी स्किल की तरह सोचने के अच्छे तरीके को विकसित करने के लिए रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के हर पहलू के बारे में सोचकर मैं सोचने का अच्छा तरीका विकसित करने की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा समय शिकायत करने, खुद के लिए सॉरी महसूस करने और ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करने जैसी बेकार चीज़ों पर बर्बाद होने लगेगा। हम सब मिलकर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ज़िंदगी जीने से ही चूक जाते हैं, और इसका उन फैंसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है जो दूसरे लोग करते हैं। हम सबको पता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी चीज़ों में छिपी है। क्या सुबह उठकर आपने सूरज की रोशनी को देखा या बारिश की बूंदों को? क्या आपने कॉफ़ी की खुशबू सूंघी? आपने अनाज के दानों की बनावट को महसूस किया? अगर आपका जवाब ना में है तो आपको निश्चित तौर पर अपनी सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सोचना छोड़ें और महसूस करना शुरू कर दें। आंतरिक शांति। इन सब बातों का बस एक अंतिम लक्ष्य है, आंतरिक शांति। जीवन में आपका जो भी अनुभव रहा है, आपके साथ जो कुछ भी घटित हो, आपके दिमाग को हर परिस्थिति में शांत बने रहना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा इनाम यही है। मास्टरी ऑफ द माइंड का मतलब है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें। याद रखें, केवल रोज़ की प्रैक्टिस से ही आप इसे हासिल कर पाएंगे। कुछ लोग इसे ध्यान लगाना कहते हैं तो कुछ माइंडफुलनेस। आंतरिक शांति प्राप्त करने को आप चाहे जो भी नाम दे लें, बस इसे पेचीदा मत बनाएं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको कोई $10,000 का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप बैठ जाएं, अपनी सारी सोच को इकट्ठा करें, उनके बारे में ध्यान से सोचें और फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें। ध्यान लगाने के लिए बस यही तो चाहिए। इस तरह का ध्यान मैं हमेशा लगाता हूँ। टहलते समय, व्यायाम करते समय, लिखते समय, इंतज़ार करते समय, लेटे हुए, बैठे हुए, जो कुछ भी मैं करता हूँ
अपने अंदर जाकर शांति पाने के लिए समय और एनर्जी हमेशा मेरे पास होती है। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसका एहसास करना महत्वपूर्ण है। ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए फिर से कहता हूँ, अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए आपको योगा मैट, टीचर या म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी चाहें अपने अंदर जाकर अपने अंदर की शांति पा सकते हैं। इसके लिए आपको छुट्टियों, नए जूतों या ड्रिंक की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ? मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूँ। ये मैं तय करता हूँ कि इसे क्या करना है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। खुद के आगे सोचें। इस किताब में दिए गए बहुत से आइडियाज़ प्रैग्मैटिज्म, व्यवहारिकता की फिलॉसफी से प्रेरित है। अगर आप प्रैग्मैटिज्म गूगल करेंगे तो पाएंगे कि इस दार्शनिक आंदोलन की शुरुआत जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने की थी। लेकिन अगर आप इस दर्शन की शुरुआत से जुड़ी कहानी को अधिक नज़दीक से जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल वर्ष 1898 में विलियम जेम्स ने पियर्स की इसकी शुरुआत का श्रेय दिया था। 1860 के दशक के दौरान चार्ल्स सैंडर्स पियर्स भले ही एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी। जेम्स और पियर्स एक दूसरे को तब से जानते थे जब 1860 के दशक के दौरान दोनों हार्वर्ड के लॉरेंस साइंटिफिक स्कूल के छात्र थे। किसी समय गणित और तर्कशास्त्र पर अद्भुत प्रतिभा के लिए जाने गए पियर्स आगे चलकर जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन वर्ष 1884 में अपनी दूसरी शादी के स्कैंडल के कारण उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। ये एक दुखद कहानी है। पियर्स की पहली पत्नी वर्ष 1875 में उनसे अलग हो गई थी और इसके तुरंत बाद कानूनी रूप से विवाहित होते हुए भी उनके संबंध दूसरी महिला से हो गए। हालांकि 8 साल के बाद उनका तलाक हुआ। इन 8 सालों में वे एक ऐसी महिला के साथ रहे जिससे उनकी शादी नहीं हुई थी। जाहिर तौर पर पियर्स के सहयोगी साइमन न्यूकॉम्ब ने इस राज को खोला और फिर ये एक पब्लिक स्कैंडल बन गया। अफसोस की बात यह है कि पियर्स अकादमिक दुनिया में फिर रोज़गार नहीं मिला और बरसों बरस वे गरीबी में रहे, यहाँ तक कि उन्हें न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रहना और सोना पड़ा। अपने पुराने दोस्त विलियम जेम्स के अलावा किसी ने उनकी मदद नहीं की। 1870 में अपने अवसाद पर काबू पाने के बाद जेम्स ने एक ऐसे काम की शुरुआत की जो एक सदी से ज़्यादा समय के बाद भी प्रासंगिक है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के प्रकाशन के कारण जेम्स हार्वर्ड के प्रोफेसर बने और उनकी पहचान एक जानी मानी अकादमिक हस्ती के रूप में बनी। ये पुस्तक जिसे लिखने और प्रकाशित करने में उन्हें 12 वर्षों का समय लगा। 1890 में प्रकाशित हुई। अपने दोस्त के उलट जेम्स का करियर कई वर्षों तक उन्नति पर रहा। फिर अचानक 1898 में अपने एक लेक्चर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म का श्रेय अपने भूले बिसरे दोस्त चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को दे दिया। प्रैग्मेटिज्म का अर्थ है विचारों के व्यवहारिक मूल्य को देखना, समझना। जेम्स का मानना था कि वैज्ञानिक ने अपना समय उन अमूर्त विचारों और सिद्धांतों पर बर्बाद कर दिया जिनका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर किसी वैज्ञानिक ने यह साबित किया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या आप अपने जीने का तरीका बदल देंगे? प्रैग्मेटिज्म ए रीडर के लेखक लुई मैनेंट प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत के बारे में कहते हैं, हम कभी भी किसी भी चीज़ के पूर्ण प्रमाण की आशा नहीं कर सकते। हमारे सारे निर्णय इस पर टिके होते हैं कि आज ब्रह्मांड क्या है और ये कल क्या करेगा। लोग प्रैग्मेटिज्म के बारे में चाहे जो भी सोचे, एक बात तो तय है, विलियम जेम्स ने पियर्स को इस फिलॉसफी का श्रेय देकर उन पर एहसान किया और यही बात जेम्स को महान बनाती है। उन्होंने ऐसी चीज़ का श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया जो खुद उनकी बनाई हुई थी। प्रैग्मेटिज्म पर जेम्स द्वारा किए गए कामों और उसे बढ़ावा देने के प्रयासों के बिना इस फिलॉसफी का आज कहीं नाम नहीं होता और लोग पियर्स को भूल चुके होते। ऐसा करके जेम्स ने कुछ सार्थक कर दिखाया। उन्होंने एक दोस्त की मदद की जिसकी वजह से पियर्स को सम्मान भी मिला और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कई शोध पत्र और उसके बहुत सारे पेपर्स भी लिखे। जेम्स की सारी बुद्धिमत्ता में से यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी है। विलियम जेम्स ने खुद एक बार कहा था, ज़िंदगी का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होगा जब इसे ऐसी चीज़ पर खर्च किया जाए जो इसे ज़िंदा रख सके। सच पूछा जाए तो ऐसा कुछ करने का कोई मतलब नहीं है जो आपके बाद तक बना रहे, क्योंकि उसे देखने के लिए आप नहीं होंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है,
हम अगर हर रोज़ अपनी ज़िंदगी इस आइडिया के साथ जीते हैं कि हमें कुछ ऐसा करने बनाने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, तो हम उन चीज़ों पर समय खर्च करने लगते हैं जिनसे सचमुच फ़र्क पड़ता है। और अब आप ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी सार्थक बन जाती है सबके लिए। थैंक यू एक तोहफ़ा। मेरे साथ इस यात्रा पर निकलने के लिए धन्यवाद। मेरा लक्ष्य था आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ले जाना। मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपके लिए एक एंकर का काम करेगी, और ये उम्मीद भी है कि इस किताब को आप एक बार से ज़्यादा पढ़ेंगे, खासकर अपने मुश्किल समय में। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आपने सुलझी सोच को अंत तक पढ़ने के लिए अपना समय दिया। बहुत सारी किताबों में से एक किताब चुनने का फैसला किसी पाठक के लिए छोटी सी बात हो सकती है, क्योंकि उसके पास लाखों विकल्प होते हैं, लेकिन मेरे लिए यानी इस किताब के लेखक के लिए यही सब कुछ है। इसीलिए थैंक यू। बदले में आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस किताब के बोनस सेक्शन बिहाइंड द सीन में मेरी डायरी की मूल एंट्रीज पर नज़र डालें। अगले कुछ पन्नों पर आपको वे बोनस सेक्शन मिलेगी जो आपको इससे क्रिएटिव जर्नी में एक कदम आगे ले जाएगा। और अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो dariusforbes.com पर मेरा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से सोचने पर हम अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी कहानी निजी तौर पर या मेरी साइट उस कम्युनिटी पेज पर शेयर करें जहां दूसरे पाठक अपनी कहानियां शेयर करते हैं। मैं अपने पाठकों के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूं, इसलिए हमेशा लोगों से जुड़े रहने के लिए कहता हूं। मेरी इच्छा है कि दूसरे भी जीवन में अच्छा करें, इसलिए बाहर जाइए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए। अभी के लिए बोनस सेक्शन का लुत्फ उठाएं। अपना ख्याल रखें। डेरियस। सबसे महत्वपूर्ण नोट्स का कलेक्शन। ये मेरी उन नोटबुक्स की तस्वीर हैं जिन्हें मैं पिछले 2 साल से अधिक समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हर साल A5 साइज़ के 3 नोटबुक्स भरता आ रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि मैं सोचता हूँ, सीखता हूँ और काम करता हूँ। इन सब से मुझे अच्छा ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा मैं डिजिटल डायरी लिखने के लिए Day One क्लासिक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। मैं नोटबुक्स में अपने आइडियाज़ और लिस्ट नोट करता हूँ और ड्राइंग बनाता हूँ। अपनी Day One डायरी में अपने दिनों के बारे में और अपने काम के बारे में विस्तार से लिखता हूँ। लेकिन मैं आपको अपने नोट्स के फालतू वाले ढेर पेज देकर बोर नहीं करूँगा। मैंने घंटों खर्च कर आपके लिए अपने उन नोट्स का कलेक्शन तैयार किया है जो मेरे हिसाब से इस किताब को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने के लिए मैंने अपने उन पन्नों को शेयर करता हूँ जो सुलझी सोच के लिए मेरा पहला स्केच था और बाद में उसका कवर पेज भी बना। फिर मैंने अपनी नोट्स को शेयर किया जिन्हें मैंने तब तैयार किया था जब मैं इस किताब का उद्देश्य तलाश कर रहा था। जब मैंने अपने आप से पूछा ये किताब किस लिए, फिर वहाँ से मैं आपको अपने बाकी के सफ़र पर ले चलता हूँ, किताब के उद्देश्य के बारे में सोचने से लेकर अपनी डायरी से फाइनल नोट्स बनाने तक। तो आइए चलिए, ये पुस्तक किस लिए, पढ़ना शुरू करें। पुस्तक समाप्त। ये पहला मौका था जब मैंने सुलझी सोच के बारे में कुछ लिखा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने किताब को आर्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी या AOP बुक के रूप में रेफ़र किया है। अभी मैं 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद अपने नोट्स को देख रहा हूँ। हालांकि मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि उस दिन मैंने क्या लिखा या क्या ड्राइंग किया। तो आप ही की तरह मैं भी इन नोट्स को बस पहली ही बार देख रहा हूँ। कम से कम ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि मैंने तुरंत की किताब की लैंडिंग पेज ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अपने हर प्रोजेक्ट की शुरुआत आजकल मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपनी किताब, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट अपने ऑडियंस के सामने किस तरह पेश करूँ। इस मामले में आप पाठकों के सामने सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं कि इन ड्राइंग्स का क्या मतलब है। बस एक ही चीज़ जो मुझे अभी तक याद है वो है मेरी ऊट पटांग ड्राइंग, जिसे आप चित्र में दाहिनी तरफ देख सकते हैं। मैं इस किताब को हम सबके दिमाग में मौजूद ऊट पटांग चीज़ों के हल के रूप में पेश करना चाहता हूँ। इन नोट्स की मदद से मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताब क्या कहती है। मैं हमेशा कदम कदम सोचना पसंद करता हूँ, एक कदम दर कदम सोचना पसंद करता हूँ। चित्र में ऊपर से नीचे की ओर पेज पर मेरा थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा है। हम सब अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं, जिसका परिणाम होता है ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी, जिससे ध्यान भटकता है। साथ ही ये सारे संदेश हमारे दिमाग पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। दिमाग पर बहुत अधिक दबाव
होने से स्पष्टता की कमी होती है। अंततः किसी समस्या को अच्छे से सुलझाने की हमारी क्षमता कम होने लगती है और हम स्मार्ट फैसले लेने की क्षमता गंवा देते हैं। अंतिम परिणाम, आपकी क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ता है, इससे गलतियां होने लगती हैं, हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं आदि।